Hi friends, welcome to the SB Geography channel, and today we are taking up interior of the earth, पृथ्वी की आंतरिक संरचना अंडर द सीरीज फिजिकल ज्योग्राफी। आपको पता है हम अपने YouTube वीडियोस 3 सीरीज में अपलोड करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। तो आज का टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत है। हमारी पृथ्वी का धरातल, पृथ्वी तल, सरफेस ऑफ द अर्थ, उस पर तमाम तरीके की भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, वेरिड रिलीफ फीचर्स हैं, भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां हैं। और पृथ्वी की सतह का, धरातल का ये जो स्वरूप है, कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों का, आंतरिक हलचलों का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट जो आंतरिक हलचलें हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, उनका मुख्य काम होता है पृथ्वी के धरातल को अंडुलेटिंग करना, उबड़ खाबड़ बनाना, असमतलता उत्पन्न करना। और जैसा आप जानते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो ग्रेडेशनल फोर्सेस हैं, रिवर, ग्लेशियर जैसे, वो उस अनइवननेस को, उस अनडुलेटिंग सरफेस को एक कॉमन ग्रेड पर ले आते हैं। इसीलिए उनको प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन कहते हैं, तल संतुलन की प्रक्रियाएं कहते हैं। तो जाहिर है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के बारे में जानना जरूरी है, और वो हलचलें क्यों आती हैं, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना भी जरूरी है। ये हमारी जिज्ञासा होती है। अब हमारी पृथ्वी, जहां हम धरातल पर बैठे हैं, जहां हम रहते हैं, वहां से पृथ्वी का केंद्र, जो कोर भाग है, 6370 किलोमीटर है। और हम अधिकतम 3 से 4 किलोमीटर तक की गहरी खान ही खोद सके हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें, जो सोने की खानें हैं, अधिकतम 4 किलोमीटर तक, माने उसके बाद हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा पाते। फिर हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये जानकारी कैसे मिली? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। पृथ्वी पर गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ। ये हम कैसे जान पाते हैं? उसके कुछ स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत हैं, डायरेक्ट सोर्सेस, और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो आइए पहले हम इन स्रोतों के बारे में जानते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारे हैं, उनमें भूगर्भ से हम कुछ चट्टानों को माइन करके या क्वेरीइंग करके, शैलों को खुदाई करके बाहर निकालते हैं। उनका अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता करते हैं। शैलों की प्रकृति देख करके, शैलों में पाए जाने वाले तत्व, उनका अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। इसी तरीके से ज्वालामुखी पदार्थ, मैग्मा, या और जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं, उनका विश्लेषण करके, उनका अध्ययन करके हम कुछ इन्फरेंसेस या कुछ एस्टिमेशंस करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसी के साथ साथ आजकल वैज्ञानिक डीप ओशन ड्रिलिंग करके या इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग करके, महासागरीय तल में छिद्र करके, ड्रिल करके बहुत अधिक गहराई तक हमने आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया है। और ये लगभग 12 किलोमीटर तक हम जा सके हैं। कोला एक स्थान है आर्कटिक एरिया में, जहां पर 12 किलोमीटर तक ड्रिलिंग की गई है। तो इन प्रत्यक्ष स्रोतों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाते हैं।
अब बात करें कुछ अप्रत्यक्ष स्रोतों की, इनडायरेक्ट सोर्सेस की। अब देखें, अभी हमने कहा टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये गहराई के साथ बढ़ती जाती है। अगर हम पृथ्वी की गहराई में जाएं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर औसत रूप से एट एन एवरेज 32 मीटर की गहराई, हम किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं। किलोमीटर में हमने आपको कोर भाग बताया 6370 किलोमीटर, लेकिन औसतन प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान की भिन्नता, घनत्व की भिन्नता और प्रेशर, दबाव की भिन्नता, ये भी कारण या कारक कह लीजिए हैं प्रत्यक्ष रूप से। हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि उन क्षेत्रों में कैसी शैलें होंगी। इसी तरीके से मीटियोर्स, उल्काओं का अध्ययन करते हैं हम। जाहिर है ये अप्रत्यक्ष स्रोत क्यों है? क्योंकि उल्काएं पृथ्वी का भाग नहीं है, लेकिन हम जानते हैं जब अन्य ग्रहों के साथ पृथ्वी का उद्भव हुआ, पृथ्वी जन्मी, तो उसी तरीके से उल्काएं भी उस सौर मंडल का हिस्सा हैं। तो हम सहज ही ये अनुमान लगा सकते हैं या इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं कि उल्काओं के स्ट्रक्चर का अध्ययन करके जैसा उल्काओं का स्ट्रक्चर होगा, बहुत कुछ मिलता जुलता पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके बाद देखें ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिज्म और सेस्मिक एक्टिविटीज। इन 3 गतिविधियों के सहारे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाते हैं। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है फुटबॉल की तरीके से। ध्रुवों पर, पोल्स पर ये चिपटी हुई है। माने अगर हम केंद्र की दूरी, पृथ्वी की सतह से केंद्र की दूरी देखेंगे तो विषुवत रेखा के सारे अधिक होगी, दूर होगी, और ध्रुवों पर कम होगी। इस दूरी के कारण ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, क्योंकि फिर मास का अंतर पड़ता है। इस प्रकार से ग्रेविटेशनल एनालिसिस करके, ग्रेविटेशनल फोर्स की एनालिसिस करके, और आप जानते हैं इसको हम ग्रेविटेशनल एनोमली कहते हैं। जैसे ध्रुवों पर अलग है, विषुवत रेखा पर अलग है, ये कहलाती है ग्रेविटेशनल एनोमली। उसका विश्लेषण करके मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व अलग अलग है अलग अलग क्षेत्रों में, उसकी दिशा दशा क्या है, यह अध्ययन करके, और सबसे जो आधुनिकतम कह लीजिए या सबसे अधिक जिससे जानकारी हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मिल पाती है, वो है सेस्मिक एक्टिविटीज, भूकंपीय तरंगों की प्रकृति। अब भूकंपीय तरंगे, भूकंप क्यों आते हैं पहले थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, फिर उनसे जनरेट होने वाली जो सेस्मिक वेव्स हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, उनको हम, एक यंत्र हमारे पास अब है सिस्मोग्राफ, भूकंप लेखी, उसकी सहायता से उन तरंगों की प्रकृति हम जान पाते हैं। और ये तरंगे अलग अलग माध्यम से, अलग अलग गति से, अलग अलग तरह से ट्रेवल करती है, आगे बढ़ती है। इनकी गति अलग होती है, इनकी प्रकृति अलग होती है। तो उस प्रकृति का अध्ययन करके भी हमको अंदाजा लग जाता है, हमको ये इन्फ्रेंस मिलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस भाग में कैसी होगी। तो इन तरंगों के बारे में जानने के पहले थोड़ा हम भूकंप के बारे में जान लें। भूकंप क्यों आते हैं और ये तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, इन तरंगों का क्या तात्पर्य है। सामान्य रूप से आप देखें, भूकंप जो आते हैं वो एनर्जी रिलीज होने की वजह से आते हैं। जब धरातल के नीचे भूगर्भ में, चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट्स हों, एक दूसरे की ओर को आती है, टकरा जाती है, या गति के कारण भी बहुत बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक मात्रा में, और ये ऊर्जा शैलों को, चट्टानों को हिला सकती है, पृथ्वी पर कंपन ला सकती है। दूसरा,
जहाँ जहाँ ज्वालामुखी उद्गार के क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ भी वल्केनिक एक्टिविटीज अधिकतर होती हैं, कॉमन रूप से होती रहती हैं, वहाँ भी तेज विस्फोट होता है, तो बहुत सिंपल रिजल्ट उसका होता है, पृथ्वी कांपती है। लेकिन जो बहुत बड़े पैमाने पर भयावह टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स आते हैं, वो भू संतुलन में गड़बड़ी के कारण भी आते हैं, वो अधिक डिवास्टेटिंग होते हैं। ये तो आप जानते हैं, डायनामाइट ब्लास्टिंग अगर की जाती है खाने खोदने के लिए या पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए, तो जब तेज विस्फोट होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, तो वहाँ भी भूकंप आते हैं, बट दे आर नॉट सो डिवास्टेटिंग। वो इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, भयानक नहीं होते। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, भू संतुलन के कारण जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स आते हैं, भू संतुलन की गड़बड़ी के कारण, वो ज्यादा भयावह होते हैं। ये भू संतुलन की गड़बड़ी क्या है, या भू संतुलन क्या है? अगर हम बहुत सरल अर्थों में देखें, तो हमारी इस पृथ्वी पर जितने भी उच्च भाग हैं, अगर उनका एक मास हम जोड़ दें, और जितने नीचे धसे हुए भाग हैं, लो लाइंग पार्ट्स हैं, सबमर्ज पार्ट्स हैं, उनका मास एक जगह हम जोड़ दें, तो दोनों का लाइन ऑफ बैलेंस के सहारे, तराजू की डंडी के सहारे कह लीजिए, भार एक है, मास एक है, इसलिए पृथ्वी टिकी हुई है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, बराबर इस संतुलन को गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं। आंतरिक शक्तियां कुछ भागों को ऊपर उठा देगी, कुछ भागों को नीचे धसा देंगी। बाह्य शक्तियां उसको संतुलित करती हैं, नीचे धसे भागों को भरती हैं, ऊपर उठे भागों को काटती हैं, उनका डेनुडेशन करती हैं, अनाच्छादन करती है। तो प्रकृति ये संतुलन प्राप्त कर लेती है, लेकिन उसके बीच जो ट्रांजिशन होता है, उसमें पृथ्वी हिलती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, हमारी गतिविधियों से, ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे नदियों पर बांध बनाए गए, तो जिन नदियों का पानी हजारों किलोमीटर दूर तक प्रेशर एक्सर्ट करता, वो कुछ किलोमीटर, कुछ स्क्वायर किलोमीटर में उसका पानी रिजर्वायर में प्रेशर डालता है। इस तरीके के जो भू संतुलन को गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले कार्य हैं, गतिविधियां हैं, उनके कारण भी भूकंप आते हैं। अब भूकंप विज्ञान अलग से है, सिस्मोलॉजी है, जिसमें मैंने कहा था सिस्मोग्राफ यंत्र होता है जो भूकंप की तरंगों का लेखन करता है, अनुरेखण करता है, स्वचालित यंत्र होता है। कुछ और नॉमेनक्लेचर हम जान लेते हैं। अभी हमने कहा भूकंप उत्पन्न होते हैं बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। कोई भी कारण हो जिसके कारण से बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज का जो केंद्र होता है, जो स्थान होता है, जो उद्गम होता है, उसको हम कहते हैं फोकस, सेस्मिक फोकस या हाइपोसेंटर, भूकंप का उद्गम केंद्र, जहां से एनर्जी, जहां से वेव्स, सेस्मिक वेव्स शुरू हुई, भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। फिर इस उद्गम केंद्र के ठीक सीध में, डायरेक्टली ओवरहेड, राइट एंगल पर, धरातल पर जो केंद्र होता है, जो स्थान होता है, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर, अधिकेंद्र। फिर से एक बार, जहां से एनर्जी रिलीज होती है वो भूकंप का केंद्र, सेस्मिक फोकस, या उसी को हम हाइपोसेंटर कहते हैं। और इस हाइपोसेंटर या सेस्मिक फोकस के ठीक ऊपर सीध में, धरातल पर जो केंद्र होता है, वो एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहलाता है। अब सिस्मोग्राफ में, भूकंप लेखी में, ये एनर्जी रिलीज के कारण उत्पन्न हुई तरंगें रेखांकित होती है, उनका अनुरेखण होता है। तो अब हम बात करते हैं उन तरंगों की। ये दो प्रकार की तरंगे हैं। एक तो जिनको हम कहते हैं बॉडी वेव्स, और दूसरी सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स क्यों कहलाती है? अभी जैसे मैंने कहा, भूकंप के उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर पर एनर्जी रिलीज हुई, तो वहां से तरंगे उत्पन्न हुई, और उत्पन्न होकर के चारों दिशाओं में,
हर तरफ को मूव करती हैं, फैलती हैं, एक्सपेंड करती हैं, एंड दे गो थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के पूरी बॉडी से होकर निकलती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। और ये बॉडी वेव्स दो तरीके की हैं, एक पी वेव्स जिनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं, और एक एस वेव्स जिनको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। प्राइमरी वेव्स तेज चलती हैं और भूकंप लेखी तक सबसे पहले आती हैं, सरफेस पर भी और भूकंप लेखी पर भी इनका अनुरेखण सबसे पहले होता है। पी वेव्स जो प्राइमरी वेव्स हैं। सरफेस वेव्स जो धरातलीय तरंगे हैं वो कुछ समय के बाद, आफ्टर अ लैग ऑफ टाइम, धरातल पर पहुंचती है। प्राइमरी वेव्स सारे माध्यम में चल सकती हैं। अब देखिए, हमने कहा था ना, इन तरंगों का स्वभाव क्या है, इन तरंगों की गति कैसी है, ये तरंगे किस प्रकार से किस माध्यम में चलती हैं, वही हमारे पास स्रोत है या वही हमारे पास क्लू है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझने का। तो पी वेव्स ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब माध्यम में बराबर चलती है, जबकि एस वेव्स केवल ठोस माध्यम में चल पाती है, अन्य माध्यमों में वो नहीं चल पाती। इसलिए प्राइमरी वेव्स पहले बहुत तेज है, हर माध्यम में जा सकती हैं। अब आप देखेंगे एस वेव्स हैं, हर माध्यम में नहीं चल सकती हैं, तो उनकी गति पर प्रभाव पड़ता है। और दो चीजें जान लें, ये जो वेव्स हैं, जो एनर्जी वेव्स हैं, भाई पी वेव्स तो मैंने कहा कि तीनों माध्यमों में चलती हैं, एंड दे आर मोस्ट लाइक साउंड वेव्स, बहुत तेज चलती हैं और तीनों माध्यमों में जा सकती हैं, एंड दे आर फर्स्ट टू रीच द सरफेस एंड टू रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ। अब पी तरंगे इस तरंगों से अधिक तेज है, एस तरंगों से उनकी गति अधिक तेज है। एस तरंगे हमने कहा कि हर माध्यम में नहीं चलती, ठोस माध्यम में ही विशेष करके चलती है। एक चीज और ध्यान देने की, इन बॉडी वेव्स के बाद, चाहे वो पी तरंगे हो चाहे एस तरंगे हो, ये दोनों ही जनरेट कहां से हुई? सेस्मिक फोकस पर, उद्गम केंद्र पर। इसके बाद जब ये धरातल की चट्टानों के थ्रू होकर के जाती है, तो चट्टानों के इंटरैक्शन से ये बदल करके क्या बन जाती हैं? यही सरफेस वेव्स बन जाती है। बॉडी वेव्स ओरिजिनल वेव्स हैं। जब ये, चाहे वो पी हो या एस, दोनों ओरिजिनल वेव्स हैं, बॉडी वेव्स हैं। जब ये चट्टानों के संपर्क में आती हैं तो दो क्रियाएं होती हैं, या तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं या रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होता है तो एग्जैक्ट रिबाउंड, और रिफ्रैक्शन होता है तो दिशा बदलती है। इन सब स्थितियों में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण फिर अ न्यू सेट ऑफ वेव्स इज जनरेटेड। बॉडी वेव्स ओरिजिनल है, लेकिन बॉडी वेव्स जब चट्टानों की संरचना के अलग अलग घनत्व के संपर्क में आती है, इंटरेक्शन में आती है, तो दे जनरेट सरफेस वेव्स। लेकिन ये अजीब सी बात है, सरफेस वेव्स आपने देखा पावरफुल कम है, दे आर नॉट ओरिजिनल, दे आर क्रिएटेड, बट दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सरफेस वेव्स जब धरातलीय चट्टानों के संपर्क में आती हैं तो इनकी दिशा अपनी मूवमेंट की दिशा के अपोजिट कह लीजिए, या इनकी दिशा चट्टानों की संरचना के विपरीत होती है, एट राइट एंगल्स, अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। परिणाम, रॉक्स डिस्प्लेस होती हैं, चट्टानें अपना स्थान छोड़ देती हैं, उनको ये धकेलती हैं, इसलिए डिवास्टेटिंग होती है। और उन्हीं चट्टानों पर जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, कुछ भी, दे आर डिमोलिश्ड, डिस्ट्रक्टेड। एक चीज और, ये जो भूकंपीय तरंगे हैं, इनके साथ एक शब्द आता है शैडो जोन। इनका एक छाया क्षेत्र होता है।
ये छाया क्षेत्र क्या है? भूकंप लेखी में ऐसा एक जोन होता है, ऐसा एक क्षेत्र होता है जहां पर ये भूकंपीय तरंगे नहीं अनुरेखित होती है, जहां पर उनका ग्राफ नहीं बनता, उनका रेखा जाल नहीं दिखता, वो क्षेत्र शैडो जोन कहलाता है। बट नेचुरल पी और एस वेव्स का शैडो जोन अलग अलग होता है। यहां हम इतना समझ सकते हैं, एपिसेंटर भूकंप का जो अधिकेंद्र है वहां से 105 डिग्री तक पी और एस दोनों तरीके की तरंगों का पहुंचना हो सकता है, और 105 डिग्री के बियॉन्ड अप टू 145 डिग्री केवल पी तरंगे जा सकती हैं, एस तरंगे नहीं जा सकती। अब फिर से समझने का प्रयास करें। जो आप देखें यहां पर यस, पी और एस वेव्स दोनों भले डिफरेंट हों, विद इन 105 डिग्री फ्रॉम एपीसेंटर P and S both waves have their graphs, and beyond 145 degree only P waves. तो 145 डिग्री के बाद केवल P वेव्स आएंगी, माने S वेव्स का वो शैडो जोन होगा। अब आप देखिए शैडो जोन फिर किसका अधिक हुआ? 105 तक तो P और S दोनों का शैडो जोन था, और फिर 145 के बाद कंप्लीटली S का शैडो जोन होता है, S तरंगों का। तो S तरंगों का शैडो जोन व्यापक होता है, अधिक होता है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस, मैंने आधा मान लीजिए, आधे से थोड़ा कम। ये शैडो जोन क्या है? जहां पर इन तरंगों का, चाहे वो P तरंगे हैं चाहे वो S तरंगे हैं, इनका अनुरेखण, इनका ग्राफ नहीं बनता, या कह लीजिए ये तरंगे नहीं पहुंच पाती। तो अभी हमने पढ़ा भूकंपीय तरंगे, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव किस प्रकार का है। वो अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्रकार से चलती हैं, अलग अलग माध्यम में या तो रिफ्लेक्शन करती हैं या रिफ्रैक्शन करती हैं। तो उनकी इस प्रकृति का अध्ययन करके हम सहज पता लगा लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं, और एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में। अब जहां एस तरंगे दिखाई पड़ेंगी तो हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ जरूर होंगे, लेकिन अगर द्रव या पिघले हुए से पदार्थ हैं, डेंसिटी कम है, तो हम मान लेंगे कि ये एस तरंगों का क्षेत्र होगा। तो इसका मतलब है यहाँ द्रव या द्रव जैसी स्थितियां नहीं होंगी, वहां जरूर पी तरंगे हैं। तो तरंगों की प्रकृति, उनकी गति, उनकी दिशा, उनके परावर्तन, रिफ्लेक्शन और उनके रिफ्रैक्शन के जरिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाते हैं। अब जहां से हमने शुरू किया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत हमने जाने। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें हैं, कैसी संरचना है, उसके बारे में 3 परतें हैं स्पष्ट रूप से। सबसे ऊपर की परत जो कहलाती है क्रस्ट, भूपरपटी, पपड़ी, क्रस्ट माने पपड़ी, ठोस है, सॉलिड बट ब्रिटल। फिर इसके बाद दूसरी परत है मैंटिल, तीसरी परत है कोर। ये 3 मुख्य परतें हैं। आप समझ लें इन तीनों परतों में भी कई और परतों के नाम अभी मैं लूंगा, दे आर ओवरलैपिंग। जैसे हम क्रस्ट की बात करें, ये ठोस है, शैलों की बनी हुई है, चट्टानों की बनी हुई है, प्रायः ठोस है, और सबसे ऊपर की पपड़ी है, भूपरपटी, क्रस्ट जिसको हम कहते हैं। इस क्रस्ट के ठीक नीचे मैंटिल शुरू होता है। तो मैंटिल का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, देखिए क्रस्ट है, और क्रस्ट के बाद में मैंटिल का जो अपर मोस्ट पार्ट है वो कहलाता है
एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। अब आप देखिए, एस्थेनोस्फीयर और क्रस्ट दोनों को मिला दे और कुछ भाग मैंटल का, तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, शैल मंडल, स्थल मंडल। ये कॉमन टर्म में जो हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर, माने पृथ्वी की पपड़ी, एस्थेनोस्फीयर और मैंटल का ऊपरी भाग, ये तीनों परतें आएंगी तो वो क्या कहलाएगा? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। ये ऊपर की परत है जो ज्यादातर बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से, जिसको हम कहते हैं सियाल, SI फॉर सिलिका, AL फॉर एल्यूमिनियम। ऊपरी परत लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जिसमें क्या क्या शामिल है? स्थल मंडल में सबसे ऊपर भूपर्पटी, पपड़ी ऊपर की, फिर उसके बाद एस्थेनोस्फीयर भी है और मैंटल का ऊपरी भाग, यह है लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। मैंटल की बात करें, मैंटल नाम से ही स्पष्ट है, मैंटल का मतलब होता है कवर, ढकना। ये मैंटल, ये ढकना किसका है? जो कोर भाग पृथ्वी का है, जो तीसरी परत है, जो धातुओं से बना है, जो धात्विक कोर है, मेटेलिक कोर है, उस कोर भाग को, जो कि ज्यादातर लिक्विड जैसा है। भाई इतना तापमान है, होना तो उसको गैस बनकर उड़ जाना चाहिए, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर भी ऊपर की चट्टानों का रहता है, इसलिए वो पूरा द्रव भी नहीं हो पाता और गैस भी नहीं बन पाता, सेमी लिक्विड टाइप का। तो उस सेमी लिक्विड जैसे विस्कास पदार्थ को ढकने वाला, नहीं तो भागेगा चारों ओर को, उसको ढकता कौन है? मैंटल, जो बीच की परत है। आप जानते हैं मैंटल के इसी अपर पार्ट से कहीं न कहीं से पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स निकलते हैं, ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं, मैग्मा के चैम्बर्स होते हैं। तो ये जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल यहां से निकलता है, इस परत के, मैंने मैंटल के कुछ हिस्से को हम क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर। सबसे ऊपर हमने क्या कहा? लिथोस्फीयर। मैं फिर दोहराता हूं, जिसमें क्या क्या है? अर्थ क्रस्ट, एस्थेनोस्फीयर एंड अ पार्ट ऑफ मैंटल, लिथोस्फीयर। फिर उसके नीचे पायरोस्फीयर, जो मैंटल का हिस्सा है। और यूं तो मैंटल के दो हिस्से हैं, अपर मैंटल, जिसमें मैंने कहा एस्थेनोस्फीयर है, जिसके कुछ भाग को मिलाकर के लिथोस्फीयर है, और लोअर मैंटल। इसके बाद इस मैंटल का, लिथोस्फीयर के बाद का हिस्सा, माने जो ज्यादातर लोअर मैंटल है वो, और पायरोक्लास्टिक मटेरियल का जो मैंटल है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। अभी हमने क्या कहा था? तापमान बढ़ता है गहराई के साथ और घनत्व बढ़ता है गहराई के साथ। ऊपर हमने बताया सिलिका एंड एल्यूमिनियम, फिर हमने अभी नाम लिया पायरोस्फीयर में सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका तो कॉमन है, लेकिन मैग्नीशियम उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसके बाद देखिए आता है कोर का भाग, इसको हम धात्विक कोर भी कहते हैं, मेटेलिक कोर, या राइमिंग नेम मैं कहूं, मिलता जुलता नाम, बैरिस्फीयर। धात्विक कोर या मेटेलिक कोर या बैरिस्फीयर। क्यों मेटेलिक कोर कहते हैं? क्योंकि इसमें धातुएं पाई जाती हैं, खासतौर से निकेल और फेरियम, लोहा। इसीलिए इसका भी नाम एक है, Ni फॉर निकेल, Fe फॉर फेरम, तो नीफे। अब फिर दोहरा लें, एक हम परतों का उनकी डेंसिटी के हिसाब से विभाजन करें तो सबसे ऊपर सियाल, फिर सीमा और फिर नीफे। एक हम विभाजन हमने परतों का बताया, सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, भूपर्पटी, फिर एस्थेनोस्फीयर जो कि मैंटल का अपर पार्ट है, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, और ऐसे ही अपर कोर, आउटर कोर और इनर कोर। अब हम देखें, लिथोस्फीयर सबसे ऊपर की परत है, ऑलमोस्ट अप टू 200 किलोमीटर गहराई में। और इस लिथोस्फीयर में क्या क्या आ गया?
क्रस्ट शामिल है, पपड़ी, एस्थेनोस्फीयर शामिल है और मैंटिल का ऊपरी भाग, ये कहलाता है लिथोस्फीयर, जो बना है सियाल से ज्यादातर। इसके बाद आता है पायरोस्फीयर, जो मेसोस्फीयर कह लीजिए, जो मैंटिल कह लीजिए, और फिर सबसे लास्ट में आता है केंद्र का भाग है बैरिस्फीयर, धात्विक क्रोड। तो ये हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत भूकंप के बारे में जाना, और भूकंपीय तरंगें किस प्रकार हमारी जानकारी का स्रोत हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। और अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही संबद्ध वोल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत भूकंप की क्रियाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में न जान लें। तो होप यू एंजॉयड टुडेज टॉपिक, और अगला जो फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज में अब दूसरा इसी के सीरीज में आएगा वीडियो, वो होगा ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप के प्रभाव। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।